विराज, कल हमें तुम्हारे ससुराल जाना है। तुम्हारे साले की शादी है। यह तो याद है ना तुम्हें? मॉम, अब इसकी क्या ज़रूरत है जब आपको पता है, लेकिन फिर भी जब तक रिश्ता है रिश्तेदारी निभानी पड़ेगी। वैसे भी न्योता उनकी तरफ से आया है, इसलिए जाना ही होगा। माँ, उन्होंने लोक दिखाई के लिए ये सब किया होगा। अगर लोक दिखाई के लिए किया है तो हमें भी लोक दिखाई के लिए ही जाना होगा। तुम कल समय पर घर आ जाना, फिर मैं, तुम और तुम्हारे पापा तीनों ही चलेंगे। ठीक है, मैं आ जाऊँगा। अभिराज वहाँ से चला गया। अगले दिन शादी में। अच्छा, जमाई जी भी आए हैं? हाँ, शादी है तो आना ही था, पर सुना है दोनों का तलाक होने वाला है। कोर्ट में केस चल रहा है, पर अभी हुआ नहीं है, तो शादी में बुलाया था सो आ गए। अच्छा, यही है। हाँ हाँ, यही है। पहले भी तो देखा है। हाँ, पर बहुत समय के बाद देख रहे हैं। शादी को तो 5 साल हो गए हैं। हाँ, 5 साल हो गए, और दोनों के 3 साल का बच्चा भी है। पर देखो क्या ज़माना आ गया है। लोग बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाते। पता नहीं क्यों 5 सालों बाद इन्हें तलाक लेने की याद आई है। सुना है अविनाश तो ये शादी नहीं करना चाहता था। वह तो माँ बाप ने जोर ज़बरदस्ती की तो मना नहीं कर पाया, पर इन दोनों का रिश्ता तो कभी ठीक रहा ही नहीं था। सुन तो यही रहे हैं कि अविनाश दूसरे शहर में एक और लड़की के साथ भी रहता है बिना शादी के। तभी तो आरजू मायके आ गई थी। पर इसमें आरजू की भी तो गलती है। क्या ज़रूरत थी मायके आने की? ऐसा तो होता ही रहता है। अब औरतें थोड़ी आदमियों के पीछे पीछे बाहर घूमेंगी, कहाँ जाता है क्या करता है सब थोड़ी मालूम होता है। मुझे तो आरजू भी कम नहीं लगती। अब मायके में बैठकर भी नौकरी करती है, रोज़ बाहर आना जाना, तरह तरह के लोगों से मिलना, ये सब गृहस्थी बसाने के ढंग तो नहीं है। वैसे भी ताली एक हाथ से नहीं बजती, यह बात तो सही है बहन। कुछ गलती तो आरजू की भी रही होगी। अरे कुछ क्या, मुझे तो बहुत बड़ी गलती नज़र आ रही है। अपना घर छोड़कर पराए घर में बैठी है और फिर कहती है अपनी खुद की कमाई से खाएगी, अपने बच्चे को पालेगी। बताओ, ऐसा भी कहीं होता है? होता तो क्यों नहीं, आजकल लड़कियां बराबर का काम करती हैं। बड़े शहरों की बात होगी, ये हमारा छोटा सा शहर, छोटा सा मोहल्ला, फिर इसमें उस हिसाब का परिवार भी तो होना चाहिए। मिडिल क्लास फैमिली में इस तरह पति से तलाक लेकर नौकरी करना लड़कियों को शोभा नहीं देता। इससे तो ज़माना और भी बिगड़ेगा। बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, क्या सीखेंगे? यही सब कुछ कि पति पत्नी में थोड़ी सी अनबन हुई थी, घर छोड़कर आ जाओ, ऊपर से करो भी मन मर्जी। खैर, हमें क्या करना है, उनके घर की बात है, वह जाने। हाँ हाँ, हमें कौन सा फ़र्क पड़ता है जब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिठाए रखे पूरी ज़िंदगी अपनी बेटी को अपने घर। ये सब विचार शादी में आई औरतों के थे, जो ना आरजू को अच्छे से जानती थी और ना विराज को, पर फिर भी ठीक ठाक टीका टिप्पणी कर चुकी थी। आरजू वह अपने भाई की शादी में व्यस्त थी, क्योंकि बारात जाने का समय हो गया था, लेकिन अभी ने उन औरतों की बातें सुन ली थी। वह अच्छे से सोच पा रहा था, शायद ही उसने उन औरतों को कभी देखा होगा। फिर भी कितना कुछ बोल दिया उन्होंने आरजू के बारे में, उसके बारे में, यहाँ तक कि आरजू के चरित्र पर भी दोषारोपण शुरू कर दिया। लोग उन्हें जानते ही कितना है। अभी की शादी उसकी मर्जी के विरुद्ध हुई थी। वह एक बड़े शहर में नौकरी करता था, उसे वहीं रहना था, तो लड़की भी अपने स्टैंडर्ड की चाहिए थी। आरजू एक छोटे शहर की मिडिल क्लास फैमिली की सीधी सादी सिंपल सी लड़की थी। विराज की अपने माँ बाप के आगे एक नहीं चली, शादी कर दी। लेकिन शादी के बाद भी सब कुछ उनके बीच ठीक नहीं था। अविराज की मानसिकता उसे आरजू को कभी समझने का मौका ही नहीं देती थी। वहीं आरजू शांत चुप रहने वाली लड़की थी। विरोध का प्रखर रूप तो उसे कभी आया ही नहीं था। जैसे तैसे 2 साल बीत गए, फिर एक बिटिया का जन्म हुआ। तब तक भी आरजू ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी, शायद अविराज का व्यवहार उसके प्रति ठीक हो जाए, पर ऐसा न हुआ। बच्चे की जिम्मेदारियों ने अविराज को एकदम चिड़चिड़ा बना दिया। जो रूखापन आरजू के लिए था, वह अब कभी कभार जल्लाद के रूप में बच्चे पर भी निकल जाता। अभी पहले भी बहुत कम घर आया करता था, अब तो उसका घर आना दिन ब दिन कम होता जा रहा था। वह लिव इन में सोनम के साथ रह रहा था, सोनम जिससे वह शादी करना चाहता था।
दूसरी तरफ सोनम भी अविराज पर शादी का दबाव बना रही थी, क्योंकि वह कब तक अपने परिवार को शादी के लिए टालती रहेगी। फिर एक दिन अविराज ने तलाक के कागजात तैयार करवा ही लिए। आरजू की कोई राय ना ली गई। रजामंदी तो दूर की बात है, घर वाले भी उन दोनों के मनमुटाव और झगड़े से परेशान हो चुके थे। सोनू ने भी ज़्यादा कुछ ना कहा। अब कोर्ट से महीने भर में तलाक भी मिल जाएगा। तो अभी को उन औरतों की बातों ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि भले ही अभी इस शादी में खुश नहीं था, वह शादी करना ही नहीं चाहता था, पर आरजू की तो इसमें कोई गलती नहीं थी। यह तो वही था जो गाहे बगाए उस पर चिल्लाता था, लड़ने के बहाने ढूंढता था ताकि उसे इस समस्या से निजात मिले। लेकिन यहाँ तो पासा ही उलट गया। आरजू को ये सब सहना पड़ रहा है। खैर, विवाह संपन्न हो चुका था। मौका देखकर अविराज ने आरजू से बात करनी चाहिए, पर वह ना कर सका। वह भी घर को लौट आया। अगले दिन उसने आरजू को फ़ोन किया। आरजू ने यह कहकर मना कर दिया कि अभी मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि घर में काफ़ी मेहमान हैं, फिर शादी के बाद बहुत सारे काम भी समेटने हैं। किसी तरह कन्विंस करके अविराज ने 2 दिन बाद मिलने का समय निश्चित किया। यह अविराज की विनती थी, आरजू भी मान गई। अविराज पिछले दिन से चिंता में था। जब से उसने औरतों की बातें सुनी थी, वह एक असमंजस, एक दुविधा से घिरा हुआ था। उसे कहीं ना कहीं आत्मग्लानि हो रही थी कि उसकी गलतियों की सज़ा आरजू को शायद जीवन भर भुगतनी पड़े। छोटे से शहर में किस तरह एडजस्ट कर पाएगी? लोगों के ताने क्या जीवन भर सहने होंगे? आरजू, क्या तुम ठीक हो? अभी ने आरजू से मिलने पर पहला प्रश्न नहीं पूछा। आरजू ने हाँ में सिर हिला दिया। ना ज़्यादा कहने की उसकी आदत थी और ना ही वह कहना चाहती थी। शायद अब जिस तरह का रिश्ता उन दोनों के बीच था, वह अविराज को अपनी वीक साइड बिल्कुल नहीं दिखाना चाहती थी। कुछ देर खामोशी के बाद आरजू ने पूछा, आपने मिलने के लिए क्यों बुलाया? आरजू, क्या तुम सच में ठीक हो? घर पर किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है? नहीं, वह मेरा घर है, वहाँ मुझे क्या समस्या होगी? नहीं, मेरा मतलब है कैसे चल रही है ज़िंदगी? ठीक है, जैसे पहली थी। और आपकी? मैं भी ठीक हूँ। बस शादी में आया था तो ज़्यादा समय मिल नहीं पाया था, तुमसे बात नहीं कर पाया था, इसलिए सोचा कि हालचाल जान लूँ। अर्जुन ने फिर से हाँ में सिर हिला दिया। हाँ, उसके गले से बस इतनी ही आवाज़ निकली, और कुछ नहीं। ठीक है, अभी डिवोर्स को शायद महीना भर लगेगा। मालूम है। तुम जॉब कहाँ कर रही हो? यहीं बस छोटी मोटी नौकरी है, इसी शहर में हूँ। चलो, पढ़ाई काम आई तो सही। पढ़ाई ही तो है जो जीवन में काम आई है, वरना इंसानों से तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी है। यह एक कटाक्ष था जो अविराज भी समझ गया था, पर वह पहले ही आत्मग्लानि के भाव से ग्रसित था तो ज़्यादा कुछ कह ना पाया। आपको और कुछ कहना था या मैं चलूँ? नहीं, बस एक बार तुमसे मिलकर तुम्हारे हालचाल जानना चाहता था। तुम ठीक हो? मैं खुश हूँ। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। आरजू चली गई। अभी भी घर को लौट आया। अविराज उस शहर वापस जा चुका था जहाँ वह जॉब करता था। वहाँ सोनम उसका इंतज़ार कर रही थी। दोनों काफ़ी वक्त से एक दूसरे को जानते थे और साथ में ही काम करते थे, लेकिन जो अभी आया था वह अभी नहीं रहा जैसा पहले था। उसके मन की कशमकश उसके चेहरे, उसके व्यवहार में दिखने लगी थी। कुछ तो बदला बदला था जो सोनम भी देख पा रही थी। उसने एक दो बार पूछा भी कि कोई परेशानी तो नहीं है, पर अभी ने टाल दिया। सोनम ये समझती थी कि कोर्ट में डिवोर्स केस चल रहा है तो उसका दबाव कहीं ना कहीं अविराज पर होगा। फिर वह घर से आया है तो मम्मी पापा, उनसे भी कुछ कहा सुनी हुई होगी, उनका भी दबाव रहा होगा। लोगों से मिला है तो कुछ उल्टा सीधा सुनने को मिला होगा। भाई यही सोचकर खुश थी कि डिवोर्स के बाद उसकी और अविराज की शादी हो जाएगी। घर वाले भी अब इस बात को मान चुके हैं तो उनकी शादी में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। वहीं अविराज के दुख की तह तक कोई नहीं जा पा रहा था। अविराज खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि वह इतना परेशान क्यों है। उसे क्यों बुरा लग रहा है आरजू को छोड़ना, जबकि इन 5 सालों में वह इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं कर पाया। तो अब ये उलझन कैसी? इन सब बातों से दूर आरजू अपने और अपने बच्चे के भविष्य पर ध्यान देना चाहती थी। पड़ोसियों की और घर वालों की आए दिन व्यंग्यपूर्ण बातें वह सुनती थी, इसलिए वह इस माहौल से दूर रहना चाहती थी। उसने बीकॉम कर रखा था, फिर एमकॉम शादी के बाद किया था,
लेकिन वह खुश थी कि कम से कम शादी के बाद उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और ना ही अविराज ने उससे कुछ कहा। अविराज को फर्क ही कहाँ पड़ता था। वह आरजू से एक तरह की दूरी बनाए हुए था जो उसके रूखे तीखे व्यवहार में हमेशा ही झलकती थी। आरजू ने जॉब के लिए बड़े और कई दूसरे शहरों में अप्लाई कर रखा था। वह चाहती थी कि वह इस माहौल से दूर रहकर अपना जीवन शांति से बिताए। कम से कम तानों से तो निजात मिलेगी। इसलिए उसने एक साथ कई जगह जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किए हुए थे। अविराज के साथ दूसरे शहर में अकेले रहते रहते अब उसे बाहर की दुनिया से कोई डर नहीं था। अविराज का घर आना जाना ही कितना था। वह पहले भी तो अकेली ही रहती थी, तो अब क्या दिक्कत होगी। लेकिन जब तक उसे जॉब नहीं मिल जाती वह इसी शहर में मायके में रहकर एक छोटी सी नौकरी कर रही थी, ताकि वह इन चीज़ों की हैबिचुअल हो सके कि उसे भविष्य में कोई समस्या न आए। घर से बाहर निकलना, एक टाइम टेबल सेट करना, घर काम तथा बच्चे को एक साथ संभाल सके। वहाँ तो उसके साथ रहने वाला कोई नहीं होगा, तो सब कुछ अकेले ही करना है। इसलिए उसे मानसिक तौर पर खुद को सक्षम बनाना होगा। भावनात्मक परिपक्वता लानी होगी ताकि बिना किसी सहारे अपना जीवन जी सके। आज की तरह वह किसी और के घर की उम्मीद न करे और इंसानों की मोहताज न रहे। कोई उसे फिर से बीच राह में इस तरह न छोड़कर चला जाए। वह क्या सोच रही थी, क्या कर रही थी, इस बात की जानकारी उसने किसी को नहीं दी थी। यहाँ तक कि घर पर भी किसी को भनक तक नहीं लगने दी। शायद आगे का पूरा जीवन वह अपने निर्णय पर ही जीना चाहती थी, अपने दम पर, अपनी काबिलियत के बलबूते पर। अर्जुन ने कभी नहीं सोचा था कि उसे कभी अपनी बसी बसाई घर गृहस्थी छोड़कर इस तरह एक कामकाजी महिला बनना होगा। पर जो किस्मत में लिखा हो वह कैसे न कैसे संभव हो ही जाता है। आरजू भी अपनी किस्मत को अपनी नियति मानकर भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी। आखिर उसके ऊपर एक बच्चे की जिम्मेदारी थी। वह टूट नहीं सकती थी, कमज़ोर नहीं हो सकती थी। अपनी भावनाओं, जज्बातों पर उसको नियंत्रण रखना होगा, तभी वह आगे बढ़ सकती है। यह आरजू के लिए परीक्षा की घड़ी थी और ज़िंदगी में इस तरह के इम्तिहान अक्सर आते रहते हैं। कुछ समय रहते हम भाप सकते हैं, कुछ बिन बताए आते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा था, कोर्ट में डिवोर्स केस की तारीख नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे अविराज की उलझन बढ़ती जा रही थी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वह दो राय पर क्यों खड़ा है, जबकि 5 साल उसने इस दिन का इंतज़ार किया है। सोनम भी अभी के इस अलग बर्ताव के कारण नहीं समझ पा रही थी। अविराज का स्वभाव इस तरह क्यों बदल गया। उसने जानने की कई बार नाकामयाब कोशिश की, हिम्मत करके 1-2 बार फिर बात की, पर वह अविराज के दिल की गहराई में नहीं उतर सकी, उसके मन की था ना जान सकी। अविराज के चिड़चिड़ेपन की वजह अज्ञात थी। थक हार कर उसने सारी उम्मीदें, सारी कोशिश छोड़ दी। उसे लगा यह भक्ति ऐसा है जहाँ अविराज एक रिश्ते से निकलकर दूसरे रिश्ते में ढलने की कोशिश कर रहा है। उसे थोड़ा समय देना उचित होगा। दुविधा की वजह आरजू अविराज से एक मुलाकात में भाग गई थी। सोनम कई अथक प्रयासों के बावजूद नहीं जान पाई, अतः सोनम ने सारे प्रयत्न धरे ही छोड़ दिए। अविराज ने आरजू को जिस दिन मिलने बुलाया था, आरजू अविराज के आत्मग्लानि भाव को उसी दिन जान गई। पर अब कुछ नहीं हो सकता था। उसे लगा था कि अब अविराज ने बहुत देर कर दी। अब जब महीने भर में डिवोर्स हो ही जाएगा तो इन सब का क्या औचित्य, क्या प्रयोजन। अब ये चिंता, ये प्यार सब नगण्य था। घर परिवार के सदस्य भी इस बात को ना माने, पर उसे नहीं पता था अविराज इतना बड़ा कदम उठा लेगा। सोचा हुआ अक्सर कहाँ होता है, होता वही है जो किस्मत में लिखा हो। आरजू के साथ भी वही हुआ। किस्मत ने ऐसा दांव खेला, एक बार फिर तकदीर ने ऐसी बाजी लगाई कि आरजू मूक दर्शक बनी देखती सी रह गई। आरजू ने जॉब के लिए जो एप्लीकेशन फिल की थी उनमें से एक स्वीकार हो गई। उसे नौकरी मिल गई, वही शहर जहाँ वह पिछले 5 सालों से रह रही थी। एक अलग ही पहचान और नाम के साथ अब वापसी उसी शहर में हुई। उसे वहाँ रहना था जहाँ उसने अकेला रहना सीखा था, खुद के पैरों पर खड़े होने की हिम्मत बांधी थी, खुद ने ही खुद को सहारा दिया था। हर दर्द, हर तकलीफ से अकेले ही गुजरी थी, उसका सामना किया था और कुछ कर गुजरने की ठान ली थी। वही शहर जहाँ अविराज के साथ, उसके नाम के साथ, उसकी दी हुई पहचान के साथ रह रही थी। अब वहाँ उसे अपने बच्चे के साथ रहना था
ऑफिस अविराज के ऑफिस के नज़दीक था, जहाँ उनकी आए दिन भेंट होने वाली थी। कभी ऑफिस में जाते, बाहर निकलते गाहे बगाहे टकरा ही जाने वाले थे। आरजू किराए के घर में शिफ्ट हो गई। बच्चा उसके साथ था, जो दिन भर क्रेच में रहता। घर के काम के लिए उसने एक मेड रख ली थी। ठीक ठाक सैलरी थी। माँ और बच्ची का गुजारा भली प्रकार हो सकता था। अर्जुन ने अस्तित्व की तलाश के लिए जो कदम उठाया था, वह फलीभूत हो रहा था। आरजू का अपने पैरों पर खड़ा होना घर में भी किसी को नहीं अखरा। जब पिछले 5 सालों से दुख दर्द अकेलापन वह स्वयं झेल रही थी, तो अब खुद के निर्णय को लेने में सक्षम थी। उसके इस मजबूत पक्ष को देखते हुए कोई कुछ बोलने के काबिल नहीं था। इस मुश्किल वक्त में आरजू ने जिस तरह खुद को संभाला था, वह काबिले तारीफ था। शायद पिछले 5 सालों के संघर्ष ने ही उसे मजबूत बना दिया था। संघर्ष जो आए दिन उसके मन, मस्तिष्क और विचारों के टकराव से होता था। हालांकि उसके लिए यह वक्त आसान नहीं था, पर वह सारे द्वंद्व को दरकिनार रखते हुए खुद को काम करने और बच्चे की परवरिश में व्यस्त रखने में जरा भी ना घबराई। दूसरी तरफ अभिराज था, जो द्वंद्वात्मक स्थिति में फंसता ही जा रहा था। उसने वकील से कहकर तलाक की तारीख थोड़ी आगे की ले ली। समाज में तलाक होना इतना आसान और सहज भी नहीं है। कोर्ट भी दंपति को मौका देता है कि वह अपने रिश्ते को सुधार सके, नया जीवन शुरू कर सके, उसी रिश्ते में रहकर रिश्ते को मजबूत बना सके, उसमें प्यार भर सके, मान सम्मान आदर जो शायद अब तक नहीं था, वह दे सके। आखिर अदालत के दरवाजे तक पहुंचने की कोई तो वजह रहती ही है। जो भी कमी अब तक रिश्ते में थी, वह पूरी की जा सके। अविराज के इस कदम से घर पर सभी खुश थे। वहीं सोनम का बुरा हाल था। उसे अब अपना रिश्ता टूटता हुआ सा लग रहा था। पता नहीं क्यों उसे इस बात का एहसास हो गया था कि शायद उसका रिश्ता अविराज के साथ पहले जैसा बिल्कुल भी ना हो पाए। पर फिर भी एक आस उसके मन में अभी भी थी। उनका रिश्ता मजबूत था, चाहे शादी नहीं हुई हो, पर उनके बीच प्रेम तो था। कुछ रिश्ते बिना नाम के भी होते हैं, पर जो प्यार, जो एहसास उनमें होता है, वह नामवर रिश्तों में हो ऐसा ज़रूरी नहीं। रिश्ता नाम ही सही, पर दिल से था, दिल का था और दोनों के प्यार का सवाल था। 3 लोगों की जिंदगियां 2 राह पर खड़ी थी। एक फैसला उन तीनों की जिंदगी को नया मोड़ देता। आरजू अभी तक इन बातों से अनजान थी। उसे लगा शायद किसी कारणवश अविराज ने तलाक को डिले करवाया है। वह इन बातों से परे अपनी नई दुनिया में सामंजस्य बिठाने का प्रयत्न कर रही थी। चिर परिचित लोगों और जाने पहचाने रास्तों को छोड़कर अनजाने शख्स से मिलना और अनजानी राह पर चलना कठिन होता है। पर यह जिंदगी है जो रंग दिखाती है, हमें देखने ही पड़ते हैं। इनसे मुंह नहीं मोड़ा जाता है। या तो टूट कर बिखर जाओ या फिर हिम्मत करके निखर जाओ। यह पूरी तरह इंसान की मानसिकता पर निर्भर करता है कि वह परिस्थितियों से किस प्रकार निपट सकता है। विराज को इस तरह द्वंद्व में देखकर सोनम की परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। उसे इस असमंजस की स्थिति में फंसा हुआ देखकर वह खुद ही सोच विचार में डूब गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनके रिश्ते में एक बहुत ही महीन सी रेखा थी, जो उसे मिटती हुई सी दिख रही थी। वहीं अविराज की माँ ने अभी से बात करनी चाहिए। इस बार जब वह घर गया तो माँ पापा ने तलाक के बारे में पूछा। क्या सब ठीक है अविराज? सब ठीक तो है, पर अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी उसने खुद ही कोई निर्णय नहीं लिया था, तो वह किसी को क्या जवाब दे। पर फिर भी उसने साहस बटोर कर कुछ भावनाएं जो उसके भीतर थीं, उसे अपने माँ पापा के समक्ष रखा। उसे भी अब तलाक लेना इतना आसान नहीं लग रहा था। माँ पापा तो चाहते ही नहीं थे कि तलाक हो, तो उन्होंने कहा कि वे आरजू से बात करेंगे। अभी एक बार मुझे खुद बात करने दीजिए, फिर आप बात करना। अभी तो आरजू इस स्थिति से पूरी तरह अनजान है। ऐसे ही आप अचानक उससे बात करेंगे तो उसके लिए भरोसा करना मुश्किल होगा। अविराज ने यह सब कह तो दिया था, पर उसे सोनम की भी चिंता थी। वह पिछले 5 सालों से उसका इंतजार कर रही थी। दोनों एक साथ रह रहे थे। भले ही शादी आरजू के साथ हुई थी, पर अविराज ने अपनी गृहस्थी सोनम के साथ बसा रखी थी। उसे क्या जवाब देगा? उसे कैसे समझाएगा? पूरी स्थिति से कैसे अवगत कराएगा? इस कशमकश उलझन को क्या वह समझ पाएगी? क्या अविराज की गलतियां माफ़ कर पाएगी? यह सही है कि अविराज शादीशुदा है। यह जानते हुए भी सोनम अविराज के साथ रिलेशन में थी।
पर दोनों ने बात पहले ही साफ कर ली थी कि अविराज कभी न कभी आरजू को तलाक देकर सोनम से विवाह करेगा। तो फिर सोनम की इसमें एक तरफा गलती तो नहीं कही जा सकती थी। जब अविराज ही शादी में खुश नहीं था तो सोनम पर घर तोड़ने का इल्ज़ाम लगाना वाजिब नहीं है। वह तो केवल अविराज के शब्दों और बातों को सच मानकर उसके साथ रह रही थी। और रही बात शादी की, तो ये बात अविराज भी अच्छी तरह जानता था कि एक न एक दिन उसे सोनम से शादी करनी है। पर अब वह क्या उत्तर दे? क्या इतना आसान होगा उसके लिए कहना कि अब वह आरजू को तलाक नहीं देना चाहता? कैसे समझाएगा सोनम को? अचानक से ये सब क्या हुआ कि उसने आरजू को तलाक न देने का निर्णय ले लिया? ऐसा तो कौन सा हृदय परिवर्तन हो गया कि उसने यह फैसला ले लिया? लेकिन जो भी था, अब वह दोहरी जिंदगी नहीं जी सकता था। पिछले 5 सालों से वह दो नावों पर सवार होकर चल रहा था। अब तो उसे अपनी जिंदगी को एक किनारे पर लाना ही था। बात एक तरफ करनी ही थी। रही बात हृदय परिवर्तन की, तो यह एक दिन की ध्यान में रख कर लिया गया निर्णय नहीं था। अविराज को भी पिछले 5 सालों में आरजू की आदत हो गई थी। अपने बच्चे से लगाव हो गया था, जिसे वह अब तक नहीं समझ पाया था। जब तक उसने इस पर विचार विमर्श नहीं किया, अविराज के साले की शादी में औरतों की कही हुई बातों ने उसे सोचने पर मजबूर किया, आत्ममंथन का अवसर दिया। उसका व आरजू का पिछले 5 सालों का सफ़र एक साथ उसके जहन में उभर आया। उसने वह सारे पल याद किए जब जब वह दोनों साथ थे। आरजू की वफादारी, प्यार, विश्वास, लगाव और निश्चल प्रेम, जो गुण आरजू में मौजूद थे, जो एक पत्नी में होने चाहिए दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए। पर बदकिस्मती से अविराज में ये गुण नहीं थे, या यूँ कहें कि यह सब सोनम के लिए था। बस अविराज ही न जाने किस मोह माया में फंसा हुआ था कि उसे पहले कुछ ना दिखा। कहते हैं ना, रोशनी चारों ओर बिखरी रहती है। ये इंसान ही होता है जो आंखें बंद कर लेता है और कहता है कि कितना अंधेरा है। वही अविराज के साथ था। उसने अपनी आंखों के साथ साथ मन की आंखें भी बंद कर ली थी, जो उसे आरजू का समर्पण और प्रेम नहीं दिखता था। इंसान को सबक सिखाने के लिए एक क्षण काफ़ी होता है। अविराज भी उस दौरान से गुजर रहा था जब वह सब कुछ ठीक करना चाहता था। इतने सालों की अनिश्चितता ने उसे थका दिया था। अब वह अपने वैवाहिक जीवन में स्थिरता लाना चाहता था। यही सोचते सोचते उसे नींद आ गई। वापस जब वह काम पर लौटा तो सोनम ने फिर स्थिति का हाल लेना चाहा। अविराज अभी कुछ भी कहने से बच रहा था। आज वह सोनम के साथ न जाकर अपने उस घर में गया जहाँ वह आरजू के साथ रहा करता था। उस घर के हर कोने से आरजू की यादें जुड़ी हुई थी। वह कभी आरजू को वहाँ हमेशा देखा करता था, जो उसका बेसब्री से इंतजार किया करती थी। पर आज वह सिर्फ उसकी यादों में थी, उसके ख्यालों में थी। आज अविराज आरजू के लिए बेकरार था। अविराज के लिए संकट की घड़ी थी जिससे उसे गुजरना ही था, उसका सामना करना था और एक सटीक निर्णय लेना था, क्योंकि संकट को अनदेखा करने से वह टलता नहीं है। उसने हिम्मत करके आरजू से अगले दिन बात करने की सोची। वह उस घर में बसी हुई आरजू की यादों को महसूस करते हुए ही सो गया। व्यक्ति कई बार लोगों की बातों में और परिस्थितियों में इस प्रकार उलझ जाता है, वह अपने मन की आवाज़ नहीं सुन पाता कि वह क्या चाहता है, उसकी खुशियाँ कहाँ हैं। उसे बाहर का शोर सुनाई देता है जिसमें दिल की चाहत कहीं दबकर रह जाती है। वह उसे ही अपनी भावनाएं और चाहत समझकर करने को तैयार हो जाता है। अगले दिन जैसे ही ऑफिस का टाइम ओवर हुआ, अविराज ने सोनम को घर जाने को कह दिया। सोनम, मुझे थोड़ा काम है, तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सोनम बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से अकेली ही निकल गई। अविराज के बदले व्यवहार से सोनम थोड़ा बहुत परेशान तो रहती थी, पर उसके दिल का हाल भी समझती थी। तलाक लेना जितना आसान होता है, तलाक की प्रक्रिया से गुजरना उतना ही कठिन होता है। भारतीय समाज में भले ही तलाक आजकल आम होने लगे हैं, लेकिन फिर भी सामाजिक पारिवारिक दबाव झेलना ही पड़ता है। यह सब सोनम अच्छी तरह से समझती थी। भले ही वह एक बड़े शहर में घर से दूर रहती थी, पर वह भी आखिर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और उसकी मेंटालिटी को अच्छी तरह समझती थी। इसलिए उसने भी अविराज को थोड़ा वक्त देने का सोचा। इधर जैसे ही आरजू ऑफिस से बाहर आई, जो अविराज की ऑफिस से अगल बगल ही था, आरजू अविराज को वहाँ खड़े देखकर वहाँ से निकलना चाहती थी, पर अविराज ने आरजू का रास्ता रोककर कहा,
मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आरजू थोड़ा चौंक सी गई, फिर साहस बटोर कर कहा, कहिए। नहीं, चलो कहीं और चलते हैं। आरजू, नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। आज अरमान को घर छोड़कर आई हूँ आया के पास। मुझे निकलना होगा। ठीक है, फिर घर ही चलते हैं। आरजू थोड़ा नर्वस फील कर रही थी, पर फिर भी उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। सिर हिलाते हुए गर्दन झुका ली। शायद अविराज के सामने होने से जिन एहसासों से वह गुजर रही थी, उन्हें अविराज के सामने नहीं लाना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि अविराज उसके भीतर झांके। अविराज गाड़ी की ओर बढ़ गया। आरजू भी गाड़ी में बैठ गई। वे दोनों घर के लिए निकल गए। गाड़ी में सन्नाटा पसरा हुआ था। एक अलग ही तरह की शांति और खामोशी छाई हुई थी। ना आरजू कुछ बोल रही थी, ना अविराज के कुछ कहने की हिम्मत हो रही थी। जैसे कि उसने पिछली रात ही निश्चित किया था कि आज वह हर हाल में आरजू से बात करेगा। तो उसने बात पर जोर देते हुए कहा, आरजू, मुझे हमारे डिवोर्स के बारे में कुछ बात करनी है। आरजू, हाँ कहिए। आरजू को धक्का सा लगा, पर फिर भी उसने खुद के जज्बातों को दबाए रखा। आरजू, मैं सोच रहा था, मेरा मतलब मैं चाहता हूँ। आरजू, मैं डिवोर्स केस वापस लेना चाहता हूँ। आरजू को एक और झटका सा लगा। लेकिन क्यों? इतने साल इंतजार करने के बाद भी अविराज का दिल नहीं पिघला था। तो आज आरजू का अविराज से ये प्रश्न करना, लेकिन क्यों, कोई अचरज की बात नहीं थी। पिछले 5 सालों में जब अविराज अपने फैसले से पीछे नहीं हटा, तो इतने दिनों में अचानक क्या हो गया कि वह डिवोर्स केस वापस लेना चाहता है। इसलिए ये प्रश्न, क्यों? इस क्यों का जवाब आरजू को मिलना ही चाहिए था, पर शायद अविराज के पास इसका उत्तर नहीं था। भी उसने अपने दिल के जज्बातों, भावनाओं, आत्मग्लानि व पश्चाताप को शब्दों में बांधते हुए कहा, आरजू, आई एम सॉरी। मैं अपनी सारी गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि 5 साल तुमने बहुत मुश्किल से काटे हैं। मेरे रूखे व्यवहार और उस रवैये से तुम्हें परेशान हो गई थी। इसलिए तुमने भी मुझे तलाक केस फाइल करने से नहीं रोका। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। मैंने अपने दायित्व को अच्छे से नहीं निभाया, पर अब मैं बदल गया हूँ। मैं वह सब ठीक कर दूंगा जो मैंने बिगाड़ा है। पर आरजू, ये तलाक आसान नहीं है। तुमसे अलग रहकर मैं ये जान गया हूँ कि मेरी खुशियाँ तुम्हारे साथ है, हमारे बच्चे के साथ है। क्या तुम एक मौका नहीं दे सकती? और फिर मेरे तुम्हारे घर वाले भी तो यही चाहते हैं। आरजू अभी निशब्द सी बैठी थी। वह अविराज के अचानक कहे गए शब्दों से स्तब्ध थी। आखिर 5 सालों से उसने एक दंश झेला था। फिर पिछले कुछ महीनों से तलाक की प्रक्रिया वह देखते ही आ रही थी। अचानक से यूं कह देना कि तलाक नहीं लेते हैं, यह आरजू के लिए किसी झटके से कम नहीं था। उसने जैसे सोचने समझने की क्षमता ही खो दी हो। तलाक का फैसला उसका नहीं था, लेकिन उसने भी तो अविराज को तलाक नहीं लेने से रोका नहीं। शायद वो जान गई थी कि अविराज के साथ उसका भविष्य नहीं है। अविराज अपना भविष्य केवल सोनम में देखता है। दाम्पत्य जीवन के सुनहरे सपने उसने सोनम के साथ संजोकर रखे हैं। अब यूँ माफ़ीनामा, उसे तलाक के लिए मना करना, यह सब आरजू के सहन करने की क्षमता से बाहर जा रहा था। उसे इन सब की उम्मीद नहीं थी। अब वह थक चुकी थी। तलाक होना ही है तो आज अचानक पलट जाना उसकी सोच से परे था। पर फिर भी उसे सोनम का ख्याल आते ही कहा, अविराज, सोनम, उसका क्या? आरजू का घर इतनी आसानी से बच रहा था। अगर वह तलाक के लिए ना कह देती है, तो फिर क्या अविराज पूरी तरह उसका था? वह तो खुद अब तलाक नहीं लेना चाहता। आरजू की हाँ या ना ही उसके घर बसाने में एक बारीक अंतर बनाए हुए थी। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों उसने सोनम का जिक्र यहाँ लाया। और क्यों ना लाए, आखिर उसका घर न बसने में सोनम का पिछले 5 सालों में जितना हाथ था, उसका यहाँ जिक्र होना तो लाजमी था। अभिराज, मैं बात करूँगा उससे। घर पर माँ पापा से बात कर चुका हूँ। उन्होंने कहा था कि वह तुमसे बात करेंगे, पर मैंने मना किया। मैं चाहता था एक बार मैं खुद तुमसे बात करूं। तो ठीक है, फिर पहले सोनम से बात कीजिए। वह पिछले 5 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। आप हमेशा ही उल्टे करते हो। जब पहला स्थान मेरा था, तब आपने हमेशा मुझे दूसरे स्थान पर रखा, और आज पहला स्थान सोनम का है, तब पहले मुझे रख रहे हैं। आप अब सोनम को ज़्यादा तवज्जो दें। उसकी ज़िंदगी को अब ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मेरा तलाक तो अब निश्चित सा लग रहा है।
मैंने इसे तकदीर समझ लिया है। सोनम से बात करना ज़रूरी है। पहले अपना और सोनम का रिश्ता तय कीजिए कि उम्र भर किस रिश्ते में बनकर रहना चाहते हैं, तब मुझसे बात कीजिए। मैं अब और कशमकश में नहीं फंसना चाहती। इस भंवर से बहुत मुश्किल से निकाला है मैंने खुद को। आज फिर दुविधा में डाल रहे हैं। आरजू ये कहकर गाड़ी से उतर गई। न जाने इतनी हिम्मत कैसे आई उसमें, किस आवेग में वह सब कह बैठी। पर जो भी कहा उसका एक एक शब्द सच्चा था। उसके जीवन का वृतांत था, वह भावनाएं थीं जो कब से उसने अपने भीतर दबा कर रखी थीं। आज वह ज्वालामुखी के सदृश फूट गई। उसे गुस्सा तब आया जब उसने यह सुना कि अविराज ने अभी तक सोनम को इस बारे में कुछ कहा ही नहीं है। वह कैसे अकेले दो औरतों के जीवन का फैसला कर सकता है? वह क्यों नहीं समझ रहा कि सारे निर्णय लेने के अधिकार केवल उसके नहीं हैं, जबकि बाकी लोगों की जिंदगियां इससे किस तरह प्रभावित हो रही हैं? तब भी तब भी वह नहीं समझ रहा है। गाड़ी जो कुछ देर पहले ही घर के बाहर आ चुकी थी, आरजू सीट बेल्ट खोलकर कब की कार से उतरकर बाहर जा चुकी थी। अविराज जो आरजू की बात सुनकर चुपचाप बुद्ध बने बैठा था। आरजू की आवाज़ फिर से उसके कानों में सुनाई दी, जो पलट कर कुछ कहने के लिए वापस आई थी। और हाँ अविराज, जो भी करना इस बार एकदम पुख्ता कर लीजिए। कल को कोई फिर से डामाडोल स्थिति में ना उलझ कर रह जाएं। आगे नेक्स्ट पार्ट में।